जो पहला प्रश्न बनेगा, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रश्न पूछेगा भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। इसको नोट करिएगा, बंगाल गजट था, जिसे 1780 में, जिसे कब 1780 में, अंडरलाइन करिएगा 1780 में जेम्स अंगस्टम हिक्की ने प्रकाशित किया। तो ये भी पूछेगा, डेट भी पूछेगा। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया? जेम्स अंगस्टम हिक्की। तो सब आप इतना याद रखिएगा, अंगस्टम हिक्की, कब? 1780 में। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। तो इसमें सब दो याद रखिएगा जरूर, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। बंबई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंड मार्तंड था। नाम क्या था? उदंड मार्तंड था। किसके द्वारा किया गया था? किशोर द्वारा, उदंड मार्तंड। कब? 1826 में। हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ लिख रहा है, कृष्णोदास पाल जो हिंदू पैट्रियाट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? कृष्णोदास पाल को, कृष्णोदास पाल को। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। बंगाली भाषा का पूछेगा पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। तो जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको नोट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ भी आप लिखिएगा, तिलक ने अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, मराठा और केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बाल गंगाधर तिलक। तो ये प्रश्न हम आपको कराएंगे आगे। तो जो हम आपको बता रहे हैं उससे आप नोट करते जाइएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के लिए लगा देंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चार्ल्स मेडकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेडकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 5 स्टार इसको लगाइए, द मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेस नियंत्रण अधिनियम, तो ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। बंगाल गजट संस्थापक कौन था? जेम्स अंगस्टम हिक्की। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ इंडियन मिरर, मोस्ट इंपोर्टेंट, किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? देवेंद्रनाथ टैगोर और मोहन घोष के द्वारा। दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो आंसर दोनों होगा, या कोई ऑप्शन में रहेगा एक तो कोई एक आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंडियन मिरर। नेक्स्ट है, देखिए केसरी और मराठा, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया। केसरी और मराठा, मोस्ट इंपोर्टेंट। द हिंदू बी राघवाचारी, आप इसको याद भी कर सकते, नहीं भी याद कर सकते। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा। नवजीवन और हरिजन किनके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्या क्या? तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। वंदे मातरम अरविंद घोष। तो अगर समाचार पत्र पूछेगा कि वंदे मातरम किसके द्वारा प्रकाशित किए, BPSC में पूछा गया प्रश्न है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि वंदे मातरम जब भी आता है तो हम लोग किसका मतलब किसको आंसर करते हैं? वंदे मातरम पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी कर देते हैं। इसलिए आप गलती नहीं करिए। प्रश्न पूछेगा कि वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? अरविंद घोष, मोस्ट इंपोर्टेंट है। युगांतर वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष,
स्टार लगा लीजिए। सब ये सब जो प्रश्न आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गद्दर, लाला हरदयाल। बॉम्बे क्रॉनिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ भी पूछता है एनी बेसेंट। ये हो गया आपका। हिंदू टाइम्स सर्च लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। कौन सा? सर्च लाइट। और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। तो इतना प्रश्न है जो बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए वंदे मातरम में भी ऑप्शन दे सकता है, हरदयाल और श्यामजी वर्मा, लेकिन अरविंद घोष ही अगर तीनों ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में तीनों आंसर हो जाएगा। देखिए वंदे मातरम या हरदयाल श्यामजी वर्मा, वंदे मातरम अरविंद घोष। तो अगर तीनों ऑप्शन तो ऑप्शन में तीनों आंसर होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो आपको हम करा दिए। अब प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो का पूरा जरूर देखें, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप एक बार वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको वीडियो पसंद ही आएगा, ये हम मान के चलते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो सबसे पहले चैनल पर नहीं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी जिसका नाम क्या है, भारतीय मोर, को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये नहीं प्रश्न पूछा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है और ऑप्शन में मोर देगा, मोर कभी नहीं ऑप्शन में देगा। तो प्रश्न इजी पूछता है, लेकिन उसका जो ऑप्शन होता है क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। बात को समझ रहे हैं? जिसमें प्रश्न पूछा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, लेकिन मोर ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो ऑप्शन में रहेगा क्या, वैज्ञानिक नाम। और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा इसको कब मतलब दिया गया, 1963 में। इसको कब दिया गया, 1963 में। तो आप याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी इसको 26 जनवरी 1963 को। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नाम क्या है, पावो क्रिस टेटस। पावो क्रिस टेटस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस टेटस। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। और क्या क्या जो भारत का, देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। बंगाल टाइगर बोलिए, देखिए बंगाल टाइगर या बाघ। और इससे पहले क्या था, भारत का जो राष्ट्रीय पशु था बाघ से पहले शेर था, लेकिन फिर क्या कर दिया गया, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु। लेकिन प्रश्न पूछा इससे पहले क्या था, तो शेर। बंगाल टाइगर भी ऑप्शन में रहेगा, तो बाघ में भी कौन सा, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, मोर, जो भी प्रश्न पूछा गया। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस टेटस। याद रखिएगा, देखिए पावो, देखिए हम भी याद कर लिए, आप भी याद कर लीजिएगा, पावो क्रिस टेटस। पावो क्रिस टेटस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। अगर ऑप्शन में दोनों है डॉल्फिन और एक है गंगा डॉल्फिन, तो आंसर क्या होगा, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो फेरा इंडिका। तो आम नहीं ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में क्या देगा, मैंगो फेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा, देखिए प्रश्न क्या क्या आपसे पूछेगा, एक मोर वाला पूछेगा, ऑप्शन क्या देगा, पावो क्रिस्टस। एक जो प्रश्न पूछेगा गंगा डॉल्फिन, और एक आम नहीं, ये बरगद वाला जरूर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद। और इसका भी नाम क्या देगा, तो वैज्ञानिक नाम देगा। अभी आपको हम वैज्ञानिक नाम बता रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय संगीत कौन सा है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछेगा, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो आंसर क्या होगा, वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे, रहीमतुल्ला सियानी। रहीमतुल्ला सियानी कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और लिखा किसके द्वारा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक प्रश्न ये भी पूछता है, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं होगा, आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं होगा, क्या होगा, अरविंद घोष।
तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिए, क्योंकि प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में कि वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष। तो इसका जो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं, वंदे मातरम। राष्ट्रीय संगीत कौन सा, गीत वंदे मातरम। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, शक संवत। क्या है, शक संवत। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। राष्ट्रगान, गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड। और पहली बार राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। और पहली बार राष्ट्रगान को कब किया गया था, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे, पंडित बिशन नारायण धर। नाम क्या था, पंडित बिशन नारायण धर। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, 3:2। ऐसे भी लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। तो प्रश्न ध्यान आपको देने लायक ये है, मतलब आप क्या ध्यान दीजिएगा कि पहले किसका अनुपात पूछा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी पहले एल रहेगा तो 3 आएगा। अगर प्रश्न पूछेगा L/B 3:2। अगर प्रश्न पूछ देगा B/L यानी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 3 जो रहेगा पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 3, यानी चेंज यहाँ होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सीधा प्रश्न पढ़ते हो आंसर आप रट के जाते हैं कि 3:2 यानी 3:2 और आंसर कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए कि भारत के राष्ट्रीय झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है या चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, यानी पहले किसके बारे में बोला गया है प्रश्न में। तो अगर पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा 3:2 या चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो क्या होगा, 2:3। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, RN टाइगर। RN टाइगर मतलब समझ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इसी को शॉर्ट में लिखा गया RN टाइगर। और राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया, पंडित बिशन नारायण धर। और राष्ट्रगीत कहाँ गाया गया, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता कौन किया, रहमतुल्लाह सयानी। ये सब आपको याद रहना चाहिए। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको अभी तुरंत बताया। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911। बाकी दिया गया ऐसा ही GS टाइप का, तो इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये सब सारा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो है देखिए, यहाँ सब याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, पिंगली वेंकैया। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलेम्बो न्यूसीफेरा। नेलेम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा। तो आप शॉर्ट में याद रखिएगा, न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, बैंथालेसिस। नाम क्या है, बैंथालेसिस। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये तो अभी आपको तुरंत बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और बाकी जो नीचे दिया गया इसका आप PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सब GS है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनियन स्टेटस के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी। औपनिवेशिक स्वराज कहने का मतलब क्या समझते हैं, डोमिनियन स्टेटस, यानी मान लीजिए 2 देश है, एक जो देश है छोटा देश है जो कम ताकतवर है, एक है जो ज़्यादा ताकतवर है, यानी एक छोटा देश और एक बड़ा देश है। तो छोटा देश पे यानी जो कम ताकतवर देश है और जो ज़्यादा ताकतवर देश है उसका अधिकार किस पे, छोटा मतलब जो कम ताकतवर उस पे, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, यानी औपनिवेशिक स्वराज। यानी उसका क्या है, औपनिवेशिक है, मतलब उसके अधीन है, मतलब जो कहेगा सो करेगा, मतलब उसका अधिकार इस पे है। जो ताकतवर देश है और जो कम ताकतवर देश है, तो जो ज़्यादा ताकतवर देश है उसका अधिकार किस पर रहेगा, कम ताकतवर देश पे। तो यही क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक हो जाएगा। जैसे भारत क्या था, ब्रिटेन का औपनिवेशिक था, समझिए, था लेकिन अब नहीं है, आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो प्रश्न पूछा 1929 में, तो 1929 जैसे ही डेट आता है, तो इस समय का अगर आप जान रहे हो कि वायसराय कौन था, 1929 में वायसराय कौन था, तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। तो कौन था, लॉर्ड इरविन। आपको मालूम है कि इरविन समझौता कब हुआ था, फर्स्ट अगर पूछेगा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, दूसरा 1931, तीसरा 1932।
और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ये आप याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। और पहला गोलमेज सम्मेलन, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट पूछेगा 1930, सेकेंड पूछेगा 1931, थर्ड पूछेगा 1932। और 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। कहाँ हुआ था? पुणे के एरवादा जेल में। ये सब सारा प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और गांधी इरविन समझौता, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गांधी और इरविन के बीच हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड रिपन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने क्या लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परमानेंट सेटलमेंट। कब लागू किया था? 1993 में। परमानेंट सेटलमेंट, हाँ शॉर्ट में पी लिख दे रहे हैं, और एस, परमानेंट सेटलमेंट 1993। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? पुलिस सेवा का जन्मदाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय। और लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन से क्या प्रश्न पूछेगा? पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में। किसके समय हुआ? मेयो फर्स्ट, यानी पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में। लेकिन नियमित जनगणना जो अभी जो 10 वर्ष पे होता है, वो कब से स्टार्ट हुआ? 1881 से। किसके समय में? रिपन के समय में। रिपन कब होता है? 10 वर्ष पे होता है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करता, आप रेगुलर वीडियो को सिर्फ देखते जाइए। आपको क्या करना है? रेगुलर वीडियो को देखते जाना है। जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका मतलब चलता रहेगा। सीरीज है जो दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। जितना भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है एनटीपीसी का, सारा दिसंबर में आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे ही समाप्त होगा आपको हम रिवीजन भी करा देंगे। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के डॉट में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष कब किया जाता है? अक्टूबर माह में। पुष्कर, जिसको हम लोग राजस्थान के डॉट में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। नाम क्या है? पुष्कर। ये पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में। और ये क्या? दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। तो आप इसको याद रखिएगा, पुष्कर मेला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है कोलकाता चेन्नई खंड। कोलकाता चेन्नई खंड 4 लेन है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता टू चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग, तो कोलकाता टू चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है ये देखिए, इंग्लिश में प्रश्न हम आपको समझा दे रहे, लिख रहा द डॉट वाज कॉन्स्टिट्यूट इन 1995 with the responsibility for creating, upgrading, maintaining and managing civilization लिखा गया यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर स्पेस ऑफ इंडिया। यानी 1995 में ये क्या था? एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कब है? 1995 में। तो इंग्लिश में प्रश्न, आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो सबसे पहले क्या होगा? बाबर। उसके बाद हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। देखिए यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं और आप देखते जाइए, बाबर,
उसके बाद हुमायूं, बाबर के बाद कौन आएगा? हुमायूं, हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद कौन आएगा? अकबर, उसके बाद आएगा जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालक्रम अनुसार सजाना है तो बाबर नहीं दिया गया, हुमायूं नहीं दिया गया, यानी अकबर, जहांगीर और शाहजहां में सजाना है तो अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूजन करिए तो आप कन्फर्म रहिए कि औरंगजेब सबसे लास्ट में आएगा। औरंगजेब है जो सबसे लास्ट में आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी तो कट जाएगा। और शाहजहां और आपको जहांगीर में कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों है जो एक ही टाइप का नाम है, शाहजहां, जहांगीर। तो पहले जाएगा उसके बाद सा आएगा, पहले क्या आएगा? जा, उसके बाद सा। तो पहले कौन आएगा? जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। तो ये दो को अगर आप कंफर्म कर लीजिएगा तो आंसर आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां, जहांगीर, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि पहले कौन आएगा? जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। तो जहांगीर और शाहजहां, लेकिन यहाँ तो आपका ई तो, लेकिन अकबर का आया था, अकबर का बेटा था कौन? जहांगीर। तो अकबर तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले होगा जहांगीर से, तो ना बेटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डॉट का दूसरा नाम NVIC है, तो दूसरा नाम इसका क्या है? भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है ये। तो आप इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, लिख रहे हैं NVIC का क्या मतलब है? तो भारतीय नक्षत्र के साथ NVBI भारत में एक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और इससे भारत में उपयोगकर्ताओं को सटीक वास्तविक समय की स्थिति और समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और साथ ही साथ यह क्षेत्र अपनी सीमा से 1500 किमी तक फैला हुआ है। तो ये एक प्रकार का क्या है? भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्ष का मिलान करें। तो सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्ह पूछ लेते, तो भारत में वर्तमान में भी कितना है? भारत में भी कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसका चिन्ह क्या है? घड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्स सीट बोलते हैं यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक मार्क्सवादी है और एक है जो सिर्फ क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो दोनों को आपको याद रखना है। देखिए हसली और बलिया यहाँ पे है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी कमल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। कितना भी टोटल है? 8। बहुजन समाज, इनमें से क्या क्या प्रश्न पूछा? बहुजन समाज पार्टी हाथी, नेशनल पीपुल पार्टी किताब, भारतीय जनता पार्टी तो आप याद ही रख लिया, नेशनल, इंडियन नेशनल, और एक पूछेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो आप याद रखिएगा। 8 में से अगर आपको 2 से 4 भी याद रहेगा ना तो 8 को क्या कर लीजिएगा? एलिमेंट, मतलब ऑप्शन में अगर दिया गया है तो हम मानेंगे कि जैसे हमको याद है कि जो किताब है नेशनल पीपुल पार्टी का है और प्रश्न पूछा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चिन्ह क्या है, तो ये ऑप्शन में रहेगा तो हम काट देंगे क्योंकि हमको मालूम है कि जो किताब है नेशनल पीपुल पार्टी का, तो आप 4 याद जरूर रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर आसानी से कर जाओ, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1980। और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964। तो आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया?
1885 में A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं? HCl। HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, जिसको हम बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ये सब तीनों क्या है? परवल अम्ल है। तो आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल है। यह प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल नहीं है। नेक्स्ट है, महानंदा नदी डॉट की सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज हम आपको देखिए एक बार बताए थे इस टाइप से कुछ करके, अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो एक झील बताए थे, और झील से हम बताए थे आपको कि इस साइड से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सतलुज नीचे से सतलुज और इधर से सिंधु, इस टाइप से हम आपको बताए थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पे देखिए हम आपको बता दे रहे, देखिए महानंदा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक उपनदी है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो प्रश्न पूछा गंगा के अंतिम सहायक नदी कौन सी है? हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा। और ये भारत में भी गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा। तो आप इसको याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल और बिहार के क्या करती है? सीमा बनाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बता रहा, आपको याद रखना है। पूछेगा प्रश्न, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा क्या हो जाएगा? कावेरी, कावेरी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ई? यानी क्या होगा जब कंट्रोल ई को प्रेस करें? तो सेलेक्ट टेक्स्ट इज सेंटर लेजेंड, मतलब क्या होता है? संरेख्य। इसका मतलब क्या होता है? संरेख्य। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान डॉट के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। तो साइलेंट वैली कहाँ है? सीधा आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान क्या करा दिया गया। और आपको हम रिवीजन शुरू में लगा देते हैं, तो आप रिवीजन जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप शुरू से देखते हैं तो आपका मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद हो जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पूछेगा 1934, स्थापना पूछेगा 1935। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। तो स्थापना पूछा 1935 में। अधिनियम कब का था? 1934। स्थापना 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये हम आपको बहुत बार बताएं। यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल। कौन कौन सा? देखिए टोटल जो सदस्य होता है 15, 5 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है। जो 5 अस्थायी होता है इसके पास क्या होता है? वीटो पावर, वीटो पावर। और ये कितना कार्यकाल होता है? जो अस्थायी होता है उसके पास कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्षों का।
और जो 5 अस्थायी है उनमें कौन कौन शामिल है? फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। यूएसए बोले तो अमेरिका। तो प्रश्न क्या पूछा? नहीं है तो चीन है, रूस है, फ्रांस है, तो जापान आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यूएन का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका। देखिए यूएन का टोटल जो अंग है कितना है? 6। टोटल अंग 6 है, लेकिन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। लेकिन एक जो अपवाद है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। उसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में जोसेफ आर वाइडेन जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉट राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, 46वें। तो याद रखिए 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित है? चालुक्य वंश। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? चालुक्य वंश। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के डॉट जिले में स्थित है। तो ये 4 धाम आप याद रखिए, उत्तराखंड के 4 धाम: गंगोत्री उत्तरकाशी, यमुनोत्री उत्तरकाशी, केदारनाथ रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ चमोली। तो प्रश्न क्या पूछा है? केदारनाथ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। देखिए रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ पूछेगा चमोली। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, BIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो BIS का अर्थ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, तो ये सही है। BIS के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी सही है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में, ये भी सही है। लेकिन इसका स्थापना 2010 में हुआ, एक गलत है। क्या हुआ था? 1886 के आसपास। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 1886। नेक्स्ट है, दुमहाल एक नृत्य रूप है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है? दुमहाल ये कहाँ प्रचलित है? कश्मीर। और रौफ भी कहाँ का है? रौफ ये भी कश्मीर का है। शिलोंग इनमें से किन पहाड़ों पर स्थित है? तो आपको मालूम है गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंती। ये जयंतिया भी आप लिखे, गारो, खासी, जयंती। तो ये कहाँ? मेघालय में। तो मेघालय में स्थित है गारो, खासी, जयंतिया। तो हम आपको बताए थे कि जो बीच वाला पहाड़ी उस पर स्थित है शिलोंग। तो आप याद रखिएगा बीच वाला। तो बीच में कौन आएगा? गारो, खासी, जयंतिया। अरेंज फॉर्म में है तो खासी यानी खासी पहाड़ी। नेक्स्ट है, डगलस एंगलवर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया? नाम क्या? डगलस एंगलवर्ट। किसका उपयोग किया था? कंप्यूटर माउस का। मतलब किसका आविष्कार किया? कंप्यूटर माउस का। किसने किया? डगलस एंगलवर्ट। वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था? लुईस गुलिक को दिया गया था, लुईस गुलुक। और 2021 में भी पुरस्कार बांट गया। तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो, क्योंकि ये जो करेंट का प्रश्न है हम आपको करेंट का प्रश्न ज़्यादा इसमें नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगा मतलब पूरा लाइव के लिए यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड रहेगा। नेक्स्ट है, डॉट आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में। और इसमें जो आयु सीमा 18 से 70 यानी अगर आप घायल हो जाइएगा तो 1 लाख मिलेगा। 1 लाख मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत घायल, अगर आप घायल होते तो 1 लाख। और मतलब ज़्यादा होगा, अगर आपका मृत्यु होता तो क्या मिलेगा? तो 2 लाख ज़्यादा होगा तो 2 लाख। ये भारत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब आपके प्रधानमंत्री के तहत आपको क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। अगर मतलब आपको एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप घायल हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा? 1 लाख पैसा घायल होते हैं तो इलाज के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कितना से कितना तक का आपका एज होना चाहिए? 18 से 70। 18 से 70 यानी 52 वर्ष तक आप ले सकते हैं। 52 वर्ष मतलब 52 वर्ष। 18 से 70 आप घटाइएगा तो कितना आएगा? 52।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।